हाँ तो मित्रों, हम लोग आज एक बार फिर से जेईई मेंस की जो ये पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ है उसी की अगली कड़ी में मैं जो ये 1 फरवरी का ये जो है 1 फरवरी का पेपर जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, यानी 3 PM टू 6 PM, इसी के सोल्यूशन को करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट का सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आज मिल रहे हैं। तो इसमें से एक एक क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह करूं वही वाला पुराना कि जब वीडियो आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो तो आप एक बार पॉज करिए, फिर अपने आप से खुद से ट्राई करिए, और नहीं होता है तो आगे फिर प्ले मार दीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। और अच्छा रहेगा कि भाई देखो, थोड़ा सा आप लोग मेरा मनोबल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाइए, है ना। मनोबल, कॉन्फिडेंस, है ना, ये चीज़ हमारी बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, लोगों को जो जेईई एस्पायरेंट्स हैं उन तक भेजिए। उतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा है कि पेपर का प्रॉपर सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, जो लोग पढ़ते हैं वो ये कहते भी हाँ सर बहुत अच्छा किया है, लेकिन ना तो आपके अप्रिशिएशन कमेंट्स आते हैं और ना ही आप वीडियोस को शेयर करते हैं। तो आपसे एक बार प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूं कि मुझे और ढेर सारी वीडियोस बनाने का मन करे, इसके लिए आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए कि ताकि नोटिफिकेशन भी मिले, और कमेंट भी करिए। एप्रिशिएशन वर्ड्स कुछ मिलने चाहिए, और अगर कोई कमी लगती है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है in an ammeter 5% of the main current passes through the galvanometer. If resistance of the galvanometer is capital G, the resistance of ammeter will be। अब भाई देखो, एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम ऐसे बनाया, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग का डायग्राम जो था, मतलब वो अमीटर की तरह जब बिहेव करता था, तो आपको ध्यान होगा गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह कब बिहेव करता है, जब उसके हम शंटिंग कर देते हैं, मतलब उसके पैरेलल में एक शंट वायर लगा देते हैं। ये लीजिए, ऐसे बना दिया। यहाँ से इन्होंने कहा इन एन अमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ से करंट कितनी आई, आई। यहाँ से कितनी गई, 5% ऑफ आई, 5% ऑफ आई, यानी कि 0.05 आई। तो यहाँ से कितना गया, 0.95 आई। यही हुआ ना 5% का माने। तो हमसे क्या पूछा गया कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा कर लो, इसका मान लिया कितना, एस। इसका क्या मान लिया हमने, एस मान लिया। अब कैलकुलेशन करो तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पहले एस और जी में एक रिलेशन हमने निकाल दिया, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो 0.05 आई इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू 0.95 आई इंटू एस। यहाँ से ये जीरो तो हट ही जाएगा, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करेगा, और ये हो जाएगा कितना, 19। तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू, यहाँ से एस इज इक्वल टू जी बाई कितना हो जाएगा, 19। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी बाई 19। और इसका पूरा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो नेट रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा, S इंटू जी अपॉन एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। इन्होंने कहा एस इज इक्वल टू जी बाई 19 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी बाई 19 प्लस जी। ऐसे इसको सॉल्व करा तो यहाँ से जी कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये हमको मिल जाएगा कितना, कैपिटल जी यहाँ आ जाएगा, और ये 19 प्लस
19 + 1 20, इतना आंसर हो गया। आर इज इक्वल टू कितना आ गया, g/20। और ये जो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है मेमोरीबल क्वेश्चंस हैं, अगर यही ऑप्शन रहा है तो इस पर बोनस मिलेगा। बच्चों से मैंने कहा था कि ज़रा पेपर डाउनलोड करके मुझे भेजिएगा, तो एक बच्चे ने मुझे भेजा है। अगर यही वाले ऑप्शंस हैं तब तो फिर इसमें बोनस मार्किंग हुई होगी, क्योंकि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। शायद टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जो ऑप्शन है एक g/200, हो सकता है इसी को टाइप करते टाइम g/20 टाइप करना रहा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टू मेजर द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टू मेजर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा ऑफ अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज प्रिपेयर्ड। ऐसा है ये फिगर। अब आपको तो डिस्प्ले हो रहा है भाई, हम तो इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ये लीजिए साहब, ऐसे बना लिया। और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 0.8 मिली ओम, यहाँ का 1 मिली ओम, और यहाँ का कितना है 3 मिली ओम। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। द आर्म बी सी इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी कंडक्टर लगा हुआ है। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर आर्म इज 3 ओम। Arm BC is cooled at constant rate 2 degree Celsius per second. If the galvanometer G shows no deflection after 10 second, then जब गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, तो कौन सी कंडीशन होगी, तभी R1/R2 = R3/R4, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब 0.8 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, x, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया, तो 0.8 अपॉन x मिली ओम चल रहा है, मिली ओम। 0.8 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 मिली ओम अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे किया तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2.4 मिली ओम। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.4 मिली ओम। अब हमसे इन्होंने कहा ये सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है जो डिक्रीज़ कर रहा था कूल करने से, वो किस रेट से डिक्रीज़ कर रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। टेम्परेचर जो डिक्रीज़ कर रहा था, टेम्परेचर जो डिक्रीज़ कर रहा था, तो उसका जो फाइनल चेंज इन टेम्परेचर रहा होगा डेल्टा टी जो कुछ कितना हो जाएगा, रेट उसका, और इनटू टाइम कितना देर तक, 10 सेकेंड तक, तो कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। और जो रेजिस्टेंस था फाइनल कितना हो गया, 2.4, तभी मिलेगा नल डिफ्लेक्शन। इनिशियल कितना था, तो ये फार्मूला लगा दिया, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। RT की वैल्यू कितनी है, 2.4 इज इक्वल्स टू R0 की वैल्यू कितनी है, 3, 1 + अल्फा निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया, 20। यहाँ से हो गया 0.8 इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा इंटू 20। यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो 20 अल्फा इज इक्वल्स टू -0.2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -0.2 अपॉन 20। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, 20 × 10⁻², 20 कट जाता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 × 10⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन सही हुआ।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। देखो, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h लिखा है। अगर ये h ही लिख करके आया रहा होगा तो फिर ये गलत है। होता क्या, h कट, याद करो, h डायरेक्ट या h कट बोलते हैं, ऐसे बना दिया करते थे। h कट इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h अपॉन 2 पाई का। अगर h ही लिख के आया तो फिर ये गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्सेस, दूसरा ऑप्शन है, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसमें बिल्कुल इनवर्स स्क्वायर लॉ तो केवल सेंट्रल फोर्सेस के लिए होता है, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स तो होता नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, हाँ स्पिन पे तो डिपेंड करते हैं, वो आपको बताया था कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, तो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज, नहीं तो सेंट्रल फोर्स नहीं होते ये। अगला था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी सही हो गया। तो जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना कम स्टेबल होगा। मतलब कि इसमें से तो कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि अगर हम ए वाले का जो एच लिखा हुआ है, एच लिखा है, अगर उसको हम मान लेते हैं तो वो भी गलत हो गया। तो हमें केवल सही मिला क्या, हमको फिर सही मिला बी सी ई, किसी ऑप्शन में नहीं है। बी सी ई किसी में नहीं, तो बी सी ई के साथ में कहाँ है भाई, बी सी ई के साथ में थर्ड है, ए जिसमें लिखा है। तो फिर तो जो ऑप्शन रहा होगा, या तो इस पर भी बोनस होगा, या तो इस पर भी बोनस होगा, या तो जो पहला वाला ए है उसमें क्या होना चाहिए, एच कट होना चाहिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से इस पर भी बोनस होना चाहिए, जो लिखा हुआ मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, और अगर नहीं तो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कैसे बना दिया इसको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अ डायटोमिक gas does 200 joule of work when it is expanded isobarically. The heat given to the gas in this process. तो हमें वर्क दिया हुआ है और टोटल हीट पूछा है, तो हमें क्या निकालना, क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू तो गिवन है कितना, 200 जूल गिवन है, और डेल्टा यू के लिए अपन लोग क्या करेंगे, वो F/2 एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी ये वर्क डन के बराबर होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 200 प्लस एफ कैसे निकलेगा, कितना गिवन है, गामा क्या गिवन है 1.4, गामा कितना गिवन है 1.4। तो रटी हुई वैल्यू होनी चाहिए कि 1.4 गामा के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, लेकिन फिर भी अगर मन करता है तो इसे गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, इस वाले से प्रोसीड कर लीजिए। तो 2/f इज इक्वल टू 1.4 - 1 यानी कितना हो गया 0.4। यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/0.4 यानी कितना हो गया ये 20/4 यानी कितना 5। लेकिन रटा होना चाहिए भाई, ये सबको इतनी वर्किंग नहीं करनी पड़े, 1.4 तो 5 ऐसा ध्यान में रहना चाहिए। फिलहाल के तौर पर ये कितना हो गया 5/2, और एन आर डेल्टा टी ये क्या है, वर्कडन ही तो है, आइसोबैरिक वर्कडन ही तो है। तो इतना क्या हो गया ये 200, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 200 500 + 200 मतलब 700 जूल। तो हाँ, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको गलत जरूर किए होंगे। क्वेश्चन देखो, लिखा है ना, अ डिस्क ऑफ रेडियस r, मास m इज रोलिंग हॉरिजेंटली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v, इफ then moves up an inclined smooth surface as shown in the figure, the maximum height that the disk can go up the inclined plane। ये inclined plane कैसा है? स्मूथ। ध्यान से समझिएगा, पॉज करके एक बार जरा कोशिश कर लीजिए, फिर मजा आ जाएगा आपको। यहाँ से भाई साहब ये कोई भी एंगल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो ये डिस्क यहाँ तक गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है ये v वेलोसिटी से चलता हुआ आया, इसके बाद ये जो सरफेस था ना, ये जो सरफेस था ये स्मूथ था, यहाँ तो ये प्योर रोलिंग करता हुआ आया। अब इसके बाद ये कैसा सरफेस था? स्मूथ। तो इस पे भी रोलिंग बंद कर देगा, अब इस पे ये रोल नहीं करेगा। अब इस पे ये क्या करेगा? ऐसे ये रोटेट करता रहेगा, लेकिन फिसलता हुआ आगे बढ़ेगा। फ्रिक्शन है नहीं इस पे, ये जाएगा ऐसे 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 रोटेट करता हुआ आगे तक बढ़ेगा ये, और रोलिंग विथ स्लाइडिंग वाली कंडीशन बनेगी, और जाएगा फिर रोल करता हुआ ऐसे लौट आएगा ये, क्योंकि इस पे क्या नहीं है? फ्रिक्शन नहीं है। मतलब ये लौट करके यहां तक आएगा, फिर भी इसके पास क्या बची होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे ही बची रहेगी, जितनी थी उतनी ही बची रहेगी। यहां से चढ़ के ऊपर जाएगा तब भी इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, इसके रोटेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। यानी इसका केवल क्या बदलेगा यहां से यहां तक जाने पर? हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू, आपने क्या कर दिया? mgh। सवाल खत्म हो गया। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v²/2g। इंपॉर्टेंट बात है। और अगर गलती से, भाई साहब आपने गलती क्या करी, जब बहुत ध्यान से, अरे मैंने बहन जी भी, ऐसा मत मानिए कि हाँ भाई साहब को केवल बोलते हैं, अगर इसको आपने हाफ mv² प्लस हाफ i⍵² किया ना, तो कितना आ जाएगा? 1/2 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/4 3/4 3/4 v², मतलब क्या आ जाएगा? तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, तब भी ऑप्शन अवेलेबल है 3/4 v²/g। इसलिए सोच समझ करके, ये रोटेट करता हुआ, रोल करता हुआ यहाँ तक आएगा। चूंकि इस पर अब फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से ये रोल करता हुआ ही ऐसे, ये रोल नहीं मतलब रोटेट भी करता रहेगा, लेकिन स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, स्लिप नहीं, स्लाइड करता हुआ आगे तक बढ़ेगा, जाके अपनी पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे, जहाँ पे इसकी काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल में बदलेगी, वहीं रुक जाएगा, वही उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अगला सवाल था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कंडक्टिविटी ऑफ फोटो डायोड्स स्टार्ट्स changing only if the wavelength of incident light less than 660 nanometer. The band gap of photodiode is found to be x/8 electron volt, x/8 electron volt. The value of x is, तो कुछ नहीं करना भाई, बैंड गैप ये किसके बराबर हो गया? मतलब जो इंसिडेंट फोटोन था वो hc/λ के बराबर हो जाए। तो बैंड गैप इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या? hc/λ। h की वैल्यू इन्होंने अलग से दे रखी है, यहाँ पर हमने रखा 6.6 × 10⁻34, और c की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैसे इतने पूरे की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, रटी है ना? याद करो 19.6 19.8 × 10⁻26, लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूँ अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है? 660 × 10⁻9 नैनोमीटर है, ठीक? इतना जूल में आएगा। लेकिन ये जो x/8 दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.6 × 10⁻19। अब ये किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो मन चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे 19.8 × 10⁻26 अपॉन यहाँ से ये 9 -9, ये -9 कितना हो जाएगा? 9 9 18 -28, तो ये हो गया -28, और एक जीरो यहाँ से हटा लीजिए,
-28 और एक जीरो हटाया यहाँ से तो -27, तो 10 × 10⁻27 और फिर ये 16 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 16 छक्का 96, 6 कैरी 9, 16 छक्का 96 और 9 105, 105 एक डिजिट बाद दशमलव ऐसे लगा दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, ऑप्शन जरा देखते, ये अपॉन 8 के टर्म में हमको इतना ले ही नहीं जाना चाहिए था, इसको नहीं ले जाना चाहिए था अपॉन 8 के टर्म में। इसको रोको यहीं पे, इसको रोको 1 मिनट, नहीं तो आई भी नहीं करेगा। ये 8 यहाँ से कैंसिल करके लाएं, 6 × 1.6, तो इसको 8 के टर्म में कन्वर्ट करें तो इसको 2 8 जाए, 2 से काटें, इसको 2 से काटें तो 2.8, ये 10⁻⁻27 यहाँ आया था शायद, और ये हो गया 0.8। अब यहाँ से इसको हम कर देते हैं, ये डेसिमल यहाँ से हटा लीजिए और इसको यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.6 और ये वापस से वहीं पहुँच गया कितना 3, ये हो गया 3 और ये जो है ये जो 2 से कटा था ये कितना हो गया 1.5। अब ये आ गया 1.5 × 10⁻10/8, मतलब ये क्या हो गया 15/8। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आंसर यही है 15/8, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 15। फर्जी सवाल खाली कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, जेईई मेंस वाले भी ना क्या क्या पूछ लें, कोई भरोसा नहीं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, A big drop is formed by the coalescing 1000 small droplets of water. The surface energy will becomes 1000। तो पहले जरा इसका क्या निकाल लेना चाहिए हमको, रेडियस। क्या नहीं बदलेगा, मास जितना था उतना रहेगा। पहले कितना मास था, तो 1000 इंटू मटीरियल की डेंसिटी नहीं बदली, इसलिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बाद में जब बना तो 1 रहा और उसकी भी डेंसिटी क्या रही वही, तो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो 4/3 पाई रो, ये सब कट गया। यहाँ से कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का क्यूब रूट ले लीजिए तो 10R आ जाएगा, सीधे सीधे 10R। कैपिटल R इक्वल्स टू क्या आ गया 10R। जो बाद वाली ड्रॉप बनी वो इनिशियल वाले का कितना बन गया 10R बन गया। अब हमसे इन्होंने पूछा कि सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो भैया पहले वाले की सरफेस एनर्जी, पहले वाले मतलब जो सारे ड्रॉपलेट्स थी उनकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू, आपको ध्यान होगा तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी के लिए U इनिशियल इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, इनिशियल वाले का सरफेस टेंशन इंटू एरिया कितना 4πr² इंटू कितने 1000 ड्रॉपलेट्स। ऐसे U फाइनल इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन तो बदलेगा नहीं, चाहे जितनी ड्रॉप मिला दो, कितना हो जाएगा 4π कैपिटल R²। यहाँ से ऐसे मिल गया, ये सिंगल ड्रॉप था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, मान लो डिवाइड कर दिया तो U इनिशियल अपॉन U फाइनल इज इक्वल्स टू क्या कट जाएगा भाई, यहाँ से ये S4π कैंसिल हो गया, स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R², स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² के प्लेस पे 10 स्मॉल r², तो कितना हो जाएगा 100r² इंटू क्या हो गया 1000। यहाँ से ये कट गया क्या आया 10 आ गया। तो U फाइनल इज इक्वल्स टू U इनिशियल बाई 10। पूछा क्या है भला, पूछा है हमसे सरफेस एनर्जी विल बिकम्स 1/10
ऑफ इनिशियल, मतलब फोर्थ ऑप्शन, अगला है क्वेश्चन नंबर 8. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 60 मेगाहर्ट्ज एंड इट ट्रेवल्स इन एयर along z direction, then the corresponding electric and magnetic field vectors are mutually perpendicular to each other. The wavelength of wave. तो इसमें ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक देने की क्या ज़रूरत थी, ये तो सीधे सीधे हमसे वही वाला फार्मूला v इक्वल्स टू एफ लेमडा या c इक्वल्स टू न्यू लेमडा. c इक्वल्स टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 60 मेगाहर्ट्ज, 60 × 10⁶. कैंसिल मारो, यहाँ से क्या बचा 2 और 2 मतलब ये हो गया 300/60 मतलब कितना आ गया 5 मीटर. 5 मीटर मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. A cricket player catches a ball of mass 1.20 ग्राम, 120 ग्राम मतलब कितना 0.12 किलोग्राम है ना, 0.12 kg, मूविंग विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड. देन इफ द कैचिंग प्रोसेस टेक्स इतना, देन द फोर्स, तो m मतलब चेंज इन इम्पल्स पर यूनिट टाइम का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, तो वही कर दे m, फाइनल तो 0 हो गया, m इंटू वी, वेलोसिटी कितना था 25 mv, ये क्या बन गया आपका लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम 0.1, यही क्या बन जाएगा फोर्स. इसको सॉल्व किया तो कितना 12 30 माने सीधे 30 F इक्वल्स टू 30 न्यूटन. अगला था मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज produced by laser. The power emitted is 2 × 10⁻3 watt. How many photons per second on average? तो मान लो n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो कहा जाएगा n × h न्यू इज इक्वल्स टू पावर p. हमसे क्या पूछा गया है, n पूछा गया. n इज इक्वल्स टू पावर कितना दिया हुआ है भाई, पावर दिया 2 × 10⁻³ अपॉन 6.6 × 10⁻34 इंटू न्यू कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज. तो यहाँ से इसको जब हम सीधे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 20, ये +14 है -34, तो 20 आ गया, 20 और -3 17 आ गया. तो अपन लोग इसको लिख पाएंगे n = 2 × 10⁻17 अपॉन 6.63 × 6. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अपन लोग क्या कर दें, इसको 200 कर दो, 200 अपॉन 39.8 समथिंग ऐसे कुछ करके आया ना, 39.8 समथिंग. 6 × 18 का 8 चलो 1 6 जो 36 6 × 18 के 8 चलो 1 6 को 36 1 37 के 7 और 3 6 को 36 3 39 इतना इंटू 10⁻15. फिर इसको ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे मान करके तो कितना घटे जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 5 × 10⁻15. ऐसा ऑप्शन है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन. बात ध्यान में आ गई होगी. ये क्वेश्चन 10वां था. अगला है क्वेश्चन नंबर 11. A microwave of wavelength 2 cm falls normally on a slit of width 4 cm. The angular spread of the central maxima of the diffraction pattern obtained on the screen 1.5 meter away the slit will be.
बहुत बढ़िया, हमसे क्या पूछा गया है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या पूछा गया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और डिग्री में दिया है। तो आप भूल जाओ कि डी ओ थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वही वाला कंसेप्ट याद करो, इससे रिलेटेड एक सवाल कराया था। यहाँ से यहाँ तक ये कितना गिवन होता है, ऐसे थीटा निकालेंगे और फिर टोटल एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये करने के लिए उसको डबल कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ये हमें निकालना है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कैसे निकालते थे? तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा आपका? लेमडा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो? क्योंकि फर्स्ट मिनिमा, ये किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है? लेमडा भाई कहाँ हो? लेमडा वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी गिवन है? स्लिट विड्थ 4, यानी ये कितना आ गया? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। याद करिए इस टाइप का, यही एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे ध्यान है इसी टाइप का यही एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से कराया हुआ सवाल आ गया। देखो भाई, देखो डायरेक्टली कॉपी से आया हुआ सवाल। इन्होंने कहा कि C1 C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively as shown in the figure. The ratio of the electric flux passing through C1 and C2. तो अंदर वाला C1 है, C1 से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? C1 इज इक्वल टू उसके अंदर कितना चार्ज है? 2q। तो कितना हो जाएगा? 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे फ्लक्स फाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्बे के अंदर डब्बा है तो टोटल चार्ज, बड़े वाले के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 5q, क्योंकि 3q + 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा हमसे किसका रेशियो पूछा? C1 अपॉन C2, तो 5 अपॉन 5 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो जहां ना समझ में आ रहा हो, चूंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है इस नाते से, जहां ना समझ में आ रहा हो, व्यू आवर नहीं मुझे बढ़ाना है, जहां पे समझ में ना है वहां पे पॉज करके बैक करके देख लो। मैं इसमें और ज़्यादा लंदी करूं, फिर से बार बार घोलूं तो ठीक नहीं है। फिर भी अगर किसी को हल्का सा भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बताना, उस क्वेश्चन का शॉर्ट बना करके डाल दूंगा, ठीक? अच्छा रहेगा। हाँ, इफ रूट मीन स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एट द सेम। अरे भैया फिर से वही घसा पिटा सवाल, ये भी सवाल करा चुका हूँ। VRMS ऑफ पहले किसका था? हाइड्रोजन H2, VRMS ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, इनका मोलिकुलर वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, तो MO2 अपॉन MH2। भाई साहब इसका कितना? 32 अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 4। और ये VRMS ये कितना गिवन है? ये गिवन है 2, तो 2 अपॉन VRMS O2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो VRMS इज इक्वल टू 1/2, यानी कितना? 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट तो सेम रहेगी, किलोमीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो गया। बोल ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन A इज मूविंग along the 2 parallel rail tracks towards north माने नॉर्थ को हमने इधर मान लिया। ये कितने से जा रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो गया? 18 चौक 72 पंचे 20। अरे भाई 4 पंचे 20 यार, ऐसे करो ना, 72 × 5/18, तो ऐसे कि 18 चौको 72, 4 पंचे 20, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इन्होंने दूसरी बात कही, ट्रेन B इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ये इधर चला रहा है कितने से? 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 छक्का 108 पंचे 30, यानी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। इस वाले डायरेक्शन को हमने अगर पॉजिटिव माना तो इस वाले डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ जाएगा। बात ध्यान में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B VB विद रिस्पेक्ट टू A मतलब क्या हो गया?
VB माइनस VA, कितना है ये -30 -20, कितना हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात इन्होंने हमसे पूछी इसी में, दूसरा सवाल और पूछा है क्या, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना है 0 -30, तो क्या हो जाएगा +30, यानी ये कितना आ जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि -50 +30। ऐसे में कौन सा आंसर सही हो गया, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर capital G of 2 ohm resistance is connected in the circuit. The ratio of charge stored in the C1 and C2 करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ से ऐसे लेकर के गए, ये रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, फिर यहाँ पे क्या लगा है कैपेसिटर, अपन लोग इसको क्या बोल रहे हैं C2, कितनी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ पर एक और कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ये है C1 = 4 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ से एक क्या लगा है गैल्वेनोमीटर, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा है, वो कितना है 6 ओम। देखने में तो लग रहा है अपन की ये क्या बना हुआ है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं है, ये खाली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आकार बना हुआ है। फिलहाल के तौर पर देखो ये तो यार कैपेसिटर है, स्टडी स्टेट में इससे कोई करंट नहीं जाएगी, स्टडी स्टेट में इससे भी कोई करंट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है अपना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है करंट लगा हुआ, वो सॉरी डीसी सोर्स लगा हुआ है। करंट यहाँ से चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे चल के, ऐसे चल के, ऐसे चल के, यूं ऐसे फिर चली आएगी, माने इस रास्ते को फॉलो करेगी भैया। तो जरा देखो इसमें ये 4 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस कितना दिया था 2 ओम, 2 ओम तो 4 2 6 6 12, तीनों सीरीज में हो गए, आर नेट मैंने डायरेक्टली लिख दिया। जिसको ना समझ में पूछ लेना क्या किया यार, R1 + R2 + R3 इसमें क्या करना था, हैं खोपड़ी खराब किए हो। 4 + 2 + 6 यानी कितना हो गया 4 2 6 6, कितना हो गया 12 ओम। इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस। तो भाई साहब इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ 6 वोल्ट, तो हमें आई करंट कितनी मिल जाएगी 6/12 यानी कितना हो गया 0.5, कितना मिल गया 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। अब भाई साहब 0.5 एम्पेयर करंट यहाँ से चली, तो यहाँ से चल करके जरा देखो ये C1 के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है ना, तो इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो कितना ड्रॉप करेगा 0.5 × 4, तो इस पर ड्रॉप कर जाएगा 0.5 × 4 यानी 4 × 5 = 2, और इस पर कितना कर जाएगा भैया, इस पर कर जाएगा कितना, इस पर 0.5 × 2 यानी कि 5 दूनी 10, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ये टोटल कितना हो गया 3 वोल्ट, टोटल कितना हो गया इस पर 3 वोल्ट। हमसे पूछा अरे भैया 4 स्टेप का सवाल है, एक बार यहाँ निकाला, अब देखो अब हमने वोल्टेज निकाल लिया, तो वोल्टेज ड्रॉप इस पर कितना मिल गया C1 पर, ये टोटल V1 = कितना मिल गया हमको 2 + 1 कितना मिल गया 3 वोल्ट, कितना मिल गया 3 वोल्ट। अब इस पर हमसे चार्ज पूछा गया, तो चार्ज Q1 = क्या होता है CV, Q क्या होता है CV, तो यहाँ कितना हो जाएगा C कितना है 4 × 3 यानी कितना हुआ 12 माइक्रोकूलम। ऐसे फिर यहाँ की बात करते तो यहाँ पर 1 वोल्ट, और यहाँ पर कितना हो रहा था पोटेंशियल ड्रॉप 6 × 0.5 यानी कितना हो गया 3, 3 1 4 2 6 6 था पूरा, तो यहाँ से 3 और 1 4, 4 वोल्ट इस पर ड्रॉप कर रहा था, इस पर ड्रॉप पोटेंशियल, इसको हमने क्या कह दिया V2 = 3 + 1 4 हो जाएगा। तो Q2 चार्ज स्टोर्ड, Q2 = कितना हो जाएगा C2V2 मतलब 6 × 4 यानी कितना 24 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछा क्या गया है भैया, रेशियो पूछा गया है किसका Q1/Q2, 12 माइक्रोकूलम अपॉन 24 माइक्रो। ये लेंदी क्वेश्चन हो गया यार ज़बरदस्ती, मतलब कोई ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं था, लेकिन मतलब एक बार हमने पहले क्या निकालो, पहले खुद से समझो कि ये
ये करंट ऐसे जाएगी। एक कंसेप्ट लगा कि कैपेसिटर से डीसी नहीं जाता। दूसरा कंसेप्ट फिर सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता उसे फाइंड करो। फिर यार तीसरा कंसेप्ट पोटेंशियल ड्रॉप। फिर उसके बाद चौथा कंसेप्ट Q इक्वल्स टू CV। अब सोच लो यही हाल है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई, यही सवाल ऐसे जब हम थोड़ा सा लेंदी कराने लगते हैं तो सब जने कहते हो कि सर अरे इतना लेंदी कहाँ आएगा सर, ये तो जी एडवांस लेवल हो गया। देखो, इन ए मीटर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, ऐसे मान लो हम एक मीटर ब्रिज बनाएं, ये रहा हमारा मीटर ब्रिज के लिए हमने ऐसे बना लिया, एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये गैल्वेनोमीटर, और सिंबॉलिकली हमने ऐसे बना लिया। ये हमारा जॉकी है, यहाँ पे L होता है और यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस L होता है। इन्होंने कहा इन द लेफ्ट गैप 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना बता दिया 2 ओम, एंड अननोन, इसका निकालना है, मान लो R निकालना है। द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। सीधी सी बात, बहुत सीधा सीधा लिखा, 2/R इज इक्वल टू 40/60। अपनों तो ऐसे करो ना सीधे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इस रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस का कितना आ गया वैल्यू 3 ओम। एक कंसेप्ट लग गया भाई साहब, ये आंसर नहीं है। फिर अगला बढ़ो, इन्होंने कहा ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस भी 2 ओम। अब शंटिंग का माने मालूम होना चाहिए। शंटिंग का मतलब एक रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि कहाँ लगा हो, पैरेलल में लगा हो। तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ, कितने का, इन्होंने कहा 2 ओम का। जब 2 ओम का नेट रेजिस्टेंस लगाओगे तो यहाँ का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 R2, मतलब 2 × 3/2 + 3, यानी कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया 6/5। फिर अगला क्या तमाशा है यार, द बैलेंस लेंथ चेंज बाई द बैलेंस लेंथ। तो अब बैलेंस लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले वो निकालो तब चेंज निकालो। तो क्या हो जाएगा 2/6/5, दिस इज इक्वल टू, नई वाली लेंथ मिली L/100 माइनस L। यहाँ से 2 3 6, ठीक। ये कितना हो जाएगा 3L इज इक्वल टू, इधर भेजा तो 500 माइनस 5L, इसको इधर भेजा तो 8L इज इक्वल टू 500, L इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 8, ऐसा मिला। चेंज कितने से हो गया, तो चेंज कितने से हुआ, पहला कितना था 40 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 8। तो चेंज कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा L इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 40, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 320, मतलब 500 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आ जाएगा यार 180 ही तो आएगा, 500, हाँ 180 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कैसा ऑप्शन है, ऑप्शन में अच्छा पॉइंट्स में है, तो 8 दूनी 16, 2 फिर से 20, 8 दूनी 16 और 4, 8 पंचे 40, कितना आ गया 22.5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन। शिफ्टिंग कितनी हो गई देख लो, ये भी सवाल छोटा नहीं था, मतलब एकदम समझाते हुए एकदम बोल के किया है, तो मतलब देख लीजिए, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है। अगला सवाल तो एकदम ओरल सवाल है भाई, देख लो 10 सेकंड के अंदर करके बताओ तुरंत। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, पहले वाले में ए में देखो 1001 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी बोलो, 2 2 4 4। फर्स्ट वाले का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड में। हम तो आंसर इसी पे मारने को कहेंगे, लेकिन एक बार और आगे चेक कर लो, ऐसा ना जनरल मार्किंग या बोनस होने जाए। तो बी वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 1 3 यानी बी का फर्स्ट हो गया।
सी का कितने में 3 3 6, यानी किसी का कौन सा हो गया 4th, और डी वाले का कितना हो गया लास्ट में 2 3 5, 2 3 5 मतलब डी का 5 मतलब थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन वही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी को अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाले में या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हर संभव प्रयास करके दोबारा से बताने की कोशिश जरूर करूंगा। राइट। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80% एंड द वर्क्स एट 10 वोल्ट 4 किलोवाट। तो भैया आउटपुट निकाल, नहीं पहले देख लें क्या पूछा है। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240, द करंट इन द सेकेंडरी, तो कोई 80% कितना कितना वाट था 4 किलोवाट, इसका 80% ऑफ 4 किलोवाट कितना हो जाएगा भाई 3.2 किलोवाट, मतलब क्या हुआ 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोवाट, इतना वाट। दिस इज इक्वल टू वी आई, वी एस आई एस, क्या पूछा हमसे आई एस, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन वी एस कितना 240, मतलब कोई ऑप्शन ऐसा देख के नोन दिख रहा है क्या? दन 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 दन, नहीं पता चल पा रहा है, कोई बात नहीं सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 3200 अपॉन 240, काट दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 चौको 32, मैंने कितना हो गया 40/3, मैंने कितना, हाँ ठीक है एक ही ऑप्शन है 13.33, इतना एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, a light planet is revolving around the massive star in the circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the force of the attraction between the planet and star is proportional to r to the power -3, मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना, देख ध्यान से, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r to the power 3/2, उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल टू -3/2 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3/2, और ये जो है अगर यहाँ पे हम लेते हैं G/m/r ऐसा कुछ करके ना, तो ये किसके होता, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी किसके आती, तो ये आती r⍵², ये किसके आती r⍵², इस r को नीचे भेज दे, इसको लिख दे 4π² मतलब क्या हुआ t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 3/2 + 1 कितना हो गया 5/2, ऐसा कोई ऑप्शन है का? हाँ पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, बात ध्यान में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंसेस 2 फोर्सेस F1 एंड F2, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, इनका नेट फोर्स निकाल दीजिए। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या कर दोगे, F नेट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 20, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 + F2, दोनों का सम निकालो तो कितना आएगा 5 3 8, 8i प्लस 4j और फिर 7 और -3 कितना हो जाएगा +4k। भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होता है F/m, तो ये कितना हो जाएगा 8/4 मतलब कितना हो जाएगा 2i + j + k। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो ये हमने जो जेईई मेंस का 1 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसका पूरा सोल्यूशन हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन का कराया है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये जो न्यूमेरिकल टाइप वाले इसका सोल्यूशन नहीं कराएंगे क्या, तो हमने कहा कराऊंगा ना, 10 सवाल फर्स्ट शिफ्ट वाले हो गए, 10 सवाल सेकंड शिफ्ट वाले हो गए, अब दोनों का मिला करके एक नया पूरा बना दूंगा जिसको कहूँगा न्यूमेरिकल टाइप, या एक मैराथन क्लास लंबी लेकर के सारे पेपर्स का न्यूमेरिकल टाइप एक साथ करा दूंगा, बड़ी लंबी क्लास होगी, ठीक है ना। लेकिन बच्चों का बार बार सजेशन रहता है सर पेपर वाइज कर दीजिएगा, तो 2 पेपर का मिला करके उसे कर देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा लगा है, यदि ये वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो आप
अपने परिचितों को, जो जेई या नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसमें नीट स्टैंडर्ड के आए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें मैथमेटिकल अप्रोच का नहीं था, बिल्कुल नीट से भी लो लेवल का पेपर रहा, जिसमें थोड़ा लेंदी हो गया, उसकी बात अलग है। अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारे बच्चे इसको देखें और आपस में शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी तरीके से मुस्कुराते रहिए।